Welcome friends. Welcome to the webinar on learning rupees 10,000 crore revenue in 6 years without being Adani and Ambani. आज का जो ये वेबिनार है, ये आपको एक सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने वाला है जिसने 10,000 करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट किया है जस्ट 6 इयर्स में और उनके बैकग्राउंड में ना तो अडानी है ना अंबानी है। तो आइए चलते हैं इस सक्सेस स्टोरी को समझते हैं और इसके बाद कैसे आप अपनी सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं वो फ्रेमवर्क भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हु एम आई एम BSc MBA ग्रेजुएट सर्टिफाइड इन बिजनेस एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एंड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। Presently working as a development officer with LIC of India, branch 2, Sadulganj, Bikaner, Rajasthan. Analyzed more than 15 business models in fintech space और उसी रिसर्च से मेरी ये सक्सेस स्टोरीज निकल के आती है और ये मेरा जो बिजनेस मॉडल फ्रेमवर्क है जो मैं आपको लास्ट सेक्शन में बताऊंगा कि कैसे आप भी इस तरह का स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सब मेरा इन स्टडीज का नतीजा है। क्रिएटेड 100+ आवर्स ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट टू डेवलप सच स्टार्टअप्स एंड मैंने एक लीन बिजनेस मॉडल डेवलप किया है जिसको मैं वेल्थ कोच स्टार्टअप का नाम देता हूँ, जो कि बेस्ड है कॉकरोच स्टार्टअप प्रिंसिपल्स पे। तो क्या है ये कॉकरोच स्टार्टअप प्रिंसिपल्स, ये भी हम समझेंगे। तो आइए लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, द सक्सेस स्टोरी ऑफ क्रिएटिंग रुपीज 10,000 रेवेन्यू इन जस्ट 6 years. स्टोरी बिगिंस इन 2016, सो इट्स नॉट दैट लेट कि 90s की मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको या 2005 की स्टोरी बता रहा हूँ। अभी अभी कुछ 7-8 साल पहले की बात है, वहाँ से ये शुरुआत होती है। लेट्स बिगिन द क्रेजी सुपर फास्ट जर्नी। अगर हम 0 से 10,000 करोड़ की जर्नी को सिर्फ 7 to 8 years कहेंगे तो बिल्कुल ये क्रेजी सुपर फास्ट जर्नी है। इट्स लाइक अ सुपर ट्रेन, वेरी हाई स्पीड ट्रेन। और ये जो जर्नी है, इस जर्नी को हम समझेंगे कि कैसे हम क्रेजी सुपर फास्ट जर्नी खुद कर सकते हैं और कैसे इस सक्सेस स्टोरी में ये बिल्टअप हुआ है। आइए समझते हैं सम फैक्ट्स अबाउट दिस सक्सेस स्टोरी। मैं अभी कंपनी का नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा, आपको सरप्राइज देता रहूंगा कि क्या फैक्ट्स है इसके, और कंपनी का नाम कहीं बीच में प्रेजेंटेशन में मैं डिक्लेयर करूंगा। तो ये 2016 में स्टार्ट हुई बेंगलोर में। करीब आज की समय इसकी 9,000 करोड़ प्लस वैल्यूएशन है। 2021 में ये यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हो गई। यूनिकॉर्न क्लब का मतलब है जिसका $1 बिलियन से ऊपर का वैल्यूएशन हो जाता है, उसको यूनिकॉर्न क्लब स्टार्टअप बोलते हैं। पिछले साल 32% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है इसकी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, जहाँ पे कई सेक्टर 5%, 2%, 3%, 8% पे स्ट्रगल कर रहे हैं। इनका जो यूनिकॉर्न है वो 32% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ में बढ़ा है। इनके 7.8 करोड़ कस्टमर बेसेस है, 100 करोड़ प्लस परचेजेस हुए हैं, मतलब ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। एंड इनका जो सेक्टर है वो है फिनटेक, और फिनटेक में भी एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें इन्होंने फर्स्ट एंट्री ली है। उसके बाद फिनटेक के और भी बिजनेस जो वर्टिकल्स है उसमें भी ये एंटर करेंगे। वाई, क्यों ये इतना सक्सेसफुल हुए, क्यों 6 साल में 8 साल में 10,000 करोड़ की जर्नी पे पहुंच गए? क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल था वो डिसरप्टिव था। डिसरप्टिव का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कर रहे थे उससे कुछ हटके उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट किया। प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट करते थे, उसकी कंपनीज पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इन्होंने जो डिसरप्टिव मॉडल क्रिएट किया उससे इन्होंने 10,000 करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट किया, और वो भी 6 साल 8 साल के भीतर। तो एंटर्ड अ ट्रेडिशनल मार्केट विथ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। आप ट्रेडिशनल मार्केट में ही एंटर हुए और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के साथ में, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल जो था वो डिसरप्टिव था, वो डिफरेंट था और प्लेयर्स के कंपैरिजन में। व्हाई? दे पिक्ड अप डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। कोविड के बाद जो डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ा है, खास करके वाईफाई कनेक्शंस,
रूरल में, अर्बन में, इन्होंने उस टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए लार्जर मार्केट ऑडियंस के पास पहुंचे विथ अ सुपर स्पीड इन फ्रैक्शनल कॉस्ट। अगर आप लॉजिस्टिकली, फिजिकली अगर आप जाएंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन इन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया, जिससे इनकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई लोगों तक पहुंचने की, और साथ ही साथ इनकी कॉस्ट जो है बहुत ही कम हो गई, जो कि जिसको हम कह सकते हैं वेरी फ्रैक्शनल कॉस्ट, वेरी मिनिमल कॉस्ट पे इन्होंने ऑपरेट किया। अब वाई दे गॉट सक्सेसफुल, क्योंकि इनके पास में इनका खुद का कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं था जो इन्होंने डिज़ाइन किया था। दे डिड नॉट वेस्ट मनी ऑन डेवलपिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंस्टेड फोकस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। तो इनके पास में शुरुआत में, अभी तो इनके खुद के भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, बट जब इन्होंने शुरुआत करी तो दे स्टार्टेड विद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसके इसमें और कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सेल्स के ऊपर उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स पे फोकस किया। खुद के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्होंने ना तो टाइम खर्च किया, ना एनर्जी खर्च करी, ना पैसा खर्च किया। तो जिससे इनके पास बहुत सारा जो पैसा बचा, जो भी फंडिंग इनके पास थी, वो पूरी की पूरी इन्होंने मार्केटिंग में लगाई। वाई? क्योंकि इन्होंने लेवरेज किया सोशल मीडिया, क्योंकि वहाँ पे आज हम 70% से ज़्यादा अपना दिन का समय बिताते हैं, एंड कंपनी लेवरेज्ड सोशल मीडिया टू ग्रैब द माइंड शेयर ऑफ द कस्टमर। जब आदमी सोशल मीडिया पे होता है, वो कम्प्लीटली एनग्रॉस्ड होता है, कम्प्लीटली फोकस्ड होता है उस स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पे माइंड शेयर कैप्चर करना बहुत आसान होता है, बजाय कि एक रोड साइड पे बिलबोर्ड लगा हो, उससे बहुत मुश्किल काम होता है। तो सोशल मीडिया को लेवरेज करके इन्होंने अपना कस्टमर बेस क्रिएट किया, और वहाँ पे इन्होंने माइंड शेयर ग्रैब किया, जबकि ऑलरेडी फिजिकल मार्केट में देखे तो ये मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड था। तो उस क्राउड से हटके इन्होंने सोशल मीडिया पे 1-to-1 टारगेटिंग करी, जिसकी वजह से इनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। दूसरा नेक्स्ट वाई है कि इनको इतना बड़ा टर्न अराउंड 10,000 करोड़ का रेवेन्यू 6 to 8 ईयर्स में कैसे मिला? बिकॉज उनका पर एम्प्लॉय जो है बहुत ही हाई प्रोडक्टिविटी थी। अगर हम इनके टर्नओवर को इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से कंपैरिजन करें, तो बिजनेस ऑटोमेशन करने के साथ विद डिफाइंड एसओपीज, एम्प्लॉयज आर बिटवीन 500 to 1000। सो हर एम्प्लॉय पे इन्होंने 10 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी है। सो पर एम्प्लॉय 10 करोड़ रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। दैट इज अमेजिंग। क्यों? ये कब कर सकते हो आप? जब आप बिजनेस ऑटोमेशन यूज करते हो, आपके डिफाइंड एसओपीज होते हैं, तो ऐसी सुपर डुपर प्रोडक्टिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पर एम्प्लॉय। उसके बाद है वाई लो रिस्क। बिकॉज इन्होंने जो बिजनेस मॉडल क्रिएट किया था, उसमें मार्केटिंग में कस्टमर्स ऑलरेडी पुरानी कंपनी से प्रोडक्ट्स ले रहे थे, तो नई कंपनी से प्रोडक्ट क्यों ले? तो इन्होंने सुपर नो रिस्क ऑफर दिया कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स को ट्रांजिशन करने में, इनके पास में आने में कोई भी हिचक नहीं हुई, कोई भी डर नहीं लगा। तो इन्होंने कस्टमर जो अडॉप्शन है उसको एक्सेलरेट कर दिया अपने लो रिस्क ऑफर से, जिसमें ऑलमोस्ट नो रिस्क था। तो उन्होंने क्या टैगलाइन दी? कस्टमर अडॉप्ट्स फास्ट व्हेन ही फील्स नो रिस्क। तो जब कस्टमर को लगता है कि मैं वापस प्रोडक्ट दे सकता हूं, तो वो रिस्क महसूस नहीं करता है। सो नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी ऑन प्रोडक्ट रिटर्न्स वाज द अमेजिंग यूएसपी ऑफ दिस कंपनी, जिसको इन्होंने हर कस्टमर के साथ में प्रैक्टिस किया कि अगर उनसे वो प्रोडक्ट ले लेते हैं और वापस रिटर्न करते हैं, तो भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एंड लिटरली आई हैव टेकन एन एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी, जहाँ पे इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। एक प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था और उसको रिटर्न किया, सो इट वाज रिटर्न्ड इन 3 days विदाउट एनी क्वेश्चंस। तो इस तरह से कस्टमर अडॉप्शन जो है वो बहुत फास्ट हुआ, क्योंकि लोगों को इसमें डर नहीं लगा कि एक बार मैंने प्रोडक्ट ले लिया तो कहीं मेरा पैसा फंस नहीं जाए। उसके बाद ऑफ कोर्स जब बिजनेस को हम बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए फंड्स चाहिए। तो इन्होंने राइट टाइम पे कैपिटल इन्फ्यूज़ करी। 8 राउंड्स लगे इनको, $458 मिलियन इन्होंने रेस किए, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 3800 करोड़।
जनरल, इसमें से जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिनके मैं नाम बता रहा हूँ, इन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया: जनरल एटलांटिक, अमेजॉन, कैटरमेरॉन, एसएल पार्टनर्स, एलिवेशन कैपिटल्स, आरपीएस वेंचर्स एंड बिनी बंसल। जस्ट होल्ड ऑन। सो राइट समय पे इनको फंडिंग मिली, जिससे इन्होंने अपने मार्केटिंग बजट को एक्सपेंड किया, एक्सेलरेट किया, और उसकी वजह से ये 6 साल से 8 साल के बीच में ही 10,000 करोड़ की रेवेन्यू पे पहुंच गए। अब इन्होंने किया क्या, व्हाट दे डिड? इन्होंने लिंक्डइन पे कंटेंट पोस्टिंग किया और वहाँ पे 1,22,000 से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स बने। तो लगभग हर साल इन्होंने 15,250 फॉलोअर्स ऐड किए अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे। इसी तरह से फेसबुक पे इन्होंने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, वहाँ 87,000 से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स है। हर साल 10,875 फॉलोअर्स की दर से इन्होंने फॉलोअर्स जोड़े अपने फेसबुक प्रोफाइल पे। फिर है इंस्टाग्राम पे इनके 36,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है, तो 4,575 फॉलोअर्स पर ईयर इन्होंने जोड़े। और यूट्यूब पे इन्होंने कंटेंट पोस्ट करके 38,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स क्रिएट करे, 4,850 फॉलोअर्स पर ईयर क्रिएट किए। इनकी वेबसाइट पे पिछले मई के महीने में 2024 में 7.53 मिलियन विजिटर्स आए। तो इनका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है इनके कंटेंट के ऊपर, वो बहुत ज़बरदस्त है। और इनके जो फेसबुक प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल से भी इनको लीड्स मिलती है, जो कि इनके वेबसाइट पे लैंड होती है। और इन्होंने अपना एक न्यूज़लेटर क्रिएट किया है लिंक्डइन के ऊपर, जिसपे 41,485 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं एंड 5,185 सब्सक्राइबर्स पर ईयर जो है उसमें बढ़ोतरी होती रही। तो ये इन्होंने किया, जिसकी वजह से इनकी कंपनी 10,000 करोड़ के रेवेन्यू पे 6 से 8 साल में पहुंच गई। सो लेट मी रिवील द नेम। सो दिस इज एको। इसकी जो पंच लाइन है, इसका जो मिशन है, वो लिखा हुआ: एको इज ए टेक कंपनी फोकस्ड ऑन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फॉर कंज्यूमर्स स्टार्टिंग विथ इंश्योरेंस। मैंने इसको येलो इसलिए किया है, ये सिर्फ इंश्योरेंस पे रुकने वाले नहीं है, ये और भी फाइनेंशियल सर्विसेज और भी वेल्थ मैनेजमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स है उसको भी कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सो दिस इज द कंपनी नेम। नाउ यू नो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई अडानी अंबानी बैकिंग नहीं है। आप इनके प्रोफाइल्स पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये एक कंपनी है, अगर ये ज़ीरो से स्टार्ट हो सकती है तो शायद कोई भी ज़ीरो से स्टार्ट हो सकता है। और 6 से 8 साल में जो वंडर्स इन्होंने क्रिएट किए वो कोई भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो डेमोक्रेटिक है। आपका जो वंश है वो आपका डेमोक्रेटिक नहीं होता है, क्योंकि आप जिस वंश में जन्मे हैं ज़रूरी नहीं है उसमें वो बैकिंग हो, उसमें वो मनी पावर हो। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो भेदभाव नहीं करती है, टेक्नोलॉजी सबके लिए समान है, बराबर है। तो आप टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ करते हैं तो आप भी उतने पावरफुल बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि एको ने किया है। तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि वरुण दुआ इज द फाउंडर ऑफ एको स्टेटेड इन द इंटरव्यू दैट फोकस पॉइंट इन द फ्यूचर आर प्रॉफिटेबिलिटी एंड एंट्री इनटू वेल्थ टेक। तो प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक ये कंपनी में नहीं आई है। 7-8 साल में अभी तक जो 9,000 करोड़ का इन्होंने वैल्यूएशन किया है, अभी तक दे आर नॉट इन द प्रॉफिट्स, ठीक है। बट जो ह्यूज एक्सपेंशन इन्होंने किया वो कमेंडेबल है। नाउ दे वांट टू एंटर इनटू वेल्थ टेक। वेल्थ टेक का मतलब है दे वांट टू एंटर इनटू अदर फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल। Fine, so they don't want to limit to the insurance only, insurance tech only. They want to expand other aspects, जैसे equity markets है, then mutual funds है, और भी other financial services है, उसमें भी ये enter करेंगे। But now what? If you are aspired to become like Vinod Dua and Echo kind of startup, brilliant startup, unicorn startup, but how to go about it now? It is
2016 which we was talking about, but now it is 2024. So what now? If you are thinking to start another Echo, आप एको जैसा कोई ऐसा बिजनेस दोबारा से क्रिएट करने का सोच रहे हैं, सो आई वुड से अ बिग नो. You should not start because this is getting crowded now. Every market develops in a two-player market. जैसे कि अगर हम स्विगी जोमेटो वाले मार्केट की बात करें तो तीसरा कोई प्लेयर नाम याद नहीं आता. अगर हम कार की बात करें तो टाटा एंड मारुति के बाद तीसरा प्लेयर, या महिंद्रा के बाद तीसरा प्लेयर, चौथा प्लेयर याद करने में दिक्कत होती. तो हर मार्केट में चाहे प्लेयर्स कितने भी आ जाएं, बट डोमिनेंटली देयर विल बी टू प्लेयर्स. तो इस मार्केट में ऑलमोस्ट 2-3 प्लेयर्स आ चुके हैं. तो एको जैसा बिजनेस मॉडल अब 2024 में क्रिएट करना और उसमें वही सक्सेस पाना विल बी वेरी डिफिकल्ट. द फिनटेक कंपनीज आर एंटरिंग इनटू दिस मार्केट वेरी रैपिडली. आपका फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, ये सभी फिनटेक में एंटर हो रहे हैं. तो एको का जो बिजनेस मॉडल है और उसका जो बिजनेस ग्रोथ था 2016 से लेके, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कोविड का भी था, क्योंकि लोग डिजिटली ज़्यादा अवेयर हो गए थे, डिजिटली ज़्यादा एंगेज्ड हो गए थे. तो उसका माइलेज एको को मिला कि इन्होंने डिजिटल इनेबलमेंट किया प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में. तो लोग जब अपने घर में लिमिटेड थे तब उन्होंने उसका फायदा उठाया. So if you're thinking to start another Echo, still a big no. You should not start because every big market has two significant players and rest others bleed and struggle. जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और ब्लीड का मतलब है उनको बहुत कैश बर्न करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कॉस्ट आती है. इसलिए इस तरह के मार्केट में तीसरे, चौथे, पांचवें जितना आप पीछे चले जाएंगे उतना ही आपके लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का काम हो जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा कैश बर्न होता है. सो इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, एको की बजाय you can launch a cockroach startup in wealth tech space. कहेंगे आप क्या मजाक कर रहे हैं, कॉकरोच स्टार्टअप क्या होता है, कॉकरोच का कौन सा स्टार्टअप होता है, हमने तो कभी सुना नहीं है. तो लेट अस अंडरस्टैंड, दिस इज अ कॉन्सेप्ट. दिस इज नॉट अ कॉकरोच सेलिंग स्टार्टअप जहां कॉकरोच बेच रहे हैं. नो, इट इज अ कॉन्सेप्ट. और आजकल वेंचर कैपिटलिस्ट भी जो है $1 बिलियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है. वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, जैसे कि एको के साथ आपने देखा. दे आर ऑल्सो लुकिंग एट कॉकरोच स्टार्टअप्स फॉर फंडिंग, जिसमें वो बड़ी फंडिंग की बजाय स्मॉल फंडिंग्स देना पसंद करते हैं, क्योंकि कॉकरोच स्टार्टअप को बड़ी फंडिंग नहीं चाहिए होती है. कॉकरोच स्टार्टअप को छोटी फंडिंग चाहिए होती है, 10 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, और वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बट उनकी ग्रोथ स्लो होती है. तो अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले कॉकरोच स्टार्टअप होता क्या है और फिर वेल्थ टेक स्पेस में कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं उसको समझते हैं. व्हाट द कॉकरोच स्टार्टअप, सो व्हाट द हेल इट इज. सो अ कॉकरोच स्टार्टअप इज अ बिजनेस दैट ग्रोज ग्रेजुअली एंड स्टेडली ओवर टाइम. तो जितना 6 से 8 साल में एको ने एक्सपेंड किया, उसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें डिजिटल इनिशिएटिव का था, और साथ ही साथ उन्होंने जो कैपिटल, बहुत हाई कैपिटल लगाई थी, जिसकी वजह से फास्टर पेनिट्रेट कर पाए. लेकिन जो कॉकरोच स्टार्टअप होता है वो एक स्टेबल और धीरे धीरे ग्रो करता है. हो सकता है 32% पे ग्रो नहीं कर रहा हो सकता है 12% पे ग्रो करे, या 15% पे ग्रो करे, या 18% पे ग्रो करे, लेकिन ये स्टेडली ग्रो करता रहता है. इसकी ग्रोथ में फ्लक्चुएशंस नहीं होती है, एक जो है डिसिप्लिन्ड वे में इसकी ग्रोथ होती है. नोइंग फॉर बीइंग रेजिलिएंट एंड अडेप्टेबल, ये रेजिलिएंट और अडेप्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ स्टोरी स्लो होती है, तो इनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो स्टिल फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं नए एनवायरनमेंट के हिसाब से. एंड फॉर देयर एबिलिटी टू थ्राइव इन एनी एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट में वो थ्राइव कर जाते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अडॉप्ट कर लेते हैं
जैसे कि मान लीजिए कोविड का दोबारा कोई फेज़ आता है या कोविड से भी अलग कोई फेज़ आता है या इकोनॉमिक मेल्टडाउन आता है, तो सबसे पहले स्टार्टअप फंडिंग जो है वो बंद होती है बड़े बड़े वेंचर्स के अंदर, बड़े बड़े स्टार्टअप्स के अंदर। तो फिर ले-ऑफ्स होते हैं, जैसे हमने बायजूस के केस में देखा और भी एडटेक स्टार्टअप्स के केसेस में देखा। तो ये क्यों होता है? ये तब होता है जब जो है बड़े प्लेयर्स जो है क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं नई सिचुएशन के हिसाब से। अचानक कोविड हटा तो एडटेक बिजनेस जो है वो डाउनफॉल करने लग गया, क्योंकि लोग अब फिजिकल एजुकेशन पे जाना चाहते थे, फिजिकल क्लासरूम में जाना चाहते थे। तो उनका पूरा मॉडल जो था वो क्रिएटेड था ऑन डिजिटल स्पेस, तो वहाँ पे उनको दिक्कत आई। फोकस ऑन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, तो इनका जो है फोकस दोनों तरफ होता है। रेवेन्यू तो बढ़नी चाहिए, साथ में प्रॉफिट भी आना चाहिए। जबकि स्टार्टअप्स जो होते हैं वो अधिकतर रेवेन्यू ग्रोथ पे पहले फोकस करते हैं, पहले 5-8 साल, जो कि हमने एको के केस में देखा कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी नहीं है। लेकिन कॉकरोच स्टार्टअप जो है शुरुआत से ही प्रॉफिट सेंट्रिक होते हैं, तो ये हमेशा से प्रॉफिटेबल रहते हैं। नॉन फॉर देयर टाइट कॉस्ट कंट्रोल, वो बहुत कॉस्ट कंट्रोल के साथ में चलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी ओवर स्पेंडिंग नहीं करते हैं, और कॉस्ट कंट्रोल को बहुत टाइटली मॉनिटर करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। दे डोंट बिलीव इन स्पेंडिंग टू मच टू एक्सेलरेट ग्रोथ, तो ये ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते हैं, इंस्टेड ये फोकस करते हैं कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। तो इनका रेवेन्यू पे फोकस कम होता है, इनका पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस होता है। इसीलिए आज वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो हज़ारों बिलियन डॉलर की फंडिंग के बजाय छोटी छोटी फंडिंग इन कॉकरोच स्टार्टअप्स को देने के लिए रेडी है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। तो वो एक स्टार्टअप में करोड़ 100-200 करोड़ लगाने के बजाय वो 10 कॉकरोच स्टार्टअप्स में लगाना चाहेंगे, जिनको 10-10 करोड़ ही चाहिए, लेकिन वो डे 1 से प्रॉफिटेबल है। एको इज अ सेलर बेस्ड बिजनेस मॉडल, मतलब कि कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और वो सेल किया, दैट नीड्स अ हाई कैश इन्फ्यूजन एंड हाई पेनिट्रेशन सुपर फास्ट। आपको बहुत तेजी से और बहुत जल्दी सुपर फास्ट पेनिट्रेशन करना पड़ेगा मार्केट में, और उसके लिए बहुत बड़ा कैश चाहिए। स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल डिस्पाइट 100 करोड़ परचेज, 100 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं, लेकिन तभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट ओनली ऑन वन स्ट्रीम ऑफ इनकम, दैट इज प्रोडक्ट सेल। तो एक प्रोडक्ट सेल के जो है इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम है, उसी के ऊपर ये डिपेंडेंट है। प्रोडक्ट रेंज में मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन इनका जो तरीका है वो प्रोडक्ट सेलिंग से ही इनका सारा रेवेन्यू डिपेंडेंट है। सो वे आउट क्या है? हाँ, अगर हम अपना स्टार्टअप इस स्पेस में क्रिएट करना चाहते हैं, इतनी तेज़ी से हम ग्रो करना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास वे आउट है? लेट मी डिस्कस दिस नाउ। ए कॉकरोच स्टार्टअप, जिसको मैं बोलता हूं वेल्थ कोच। सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस a very innovative concept which people really need in financial services, which is absolutely not available anywhere. Many of you might have heard it for the first time. So what is this? So a wealth coach helps clients improve their financial situation, build wealth. They use personalized strategies, insights to help clients achieve their financial goals, such as developing money management skills, setting financial objectives, creating investment plans, navigating challenges related to wealth accumulation, optimizing wealth business potential, building potential, making informed decisions that lead to wealth creation and preservation. So this is the scope of a wealth coach services, जहाँ पे wealth coach का काम होता है और wealth coach की सर्विसेज रिक्वायर्ड है। अगर आप अपने पर्सनल लेवल पे भी देखें तो शायद कहीं ना कहीं आपको भी इन सब की ज़रूरत है। तो अगर आपको मन में फील होता है तो इसका मतलब इस बिजनेस मॉडल का स्पेस हर फैमिली के साथ में है। तो क्या अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आ गई, तो अब हम समझते हैं कि क्यों वेल्थ कोच की ज़रूरत है आज के समय में। क्यों सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट की ज़रूरत नहीं है, या इंश्योरेंस कंपनी की ज़रूरत नहीं है, या म्यूचुअल फंड की ज़रूरत नहीं है, हमें वेल्थ कोच क्यों चाहिए? क्योंकि आज हम 160 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स पर ईयर पर पर्सन करते हैं, और अगर HNI हैं
तो उनके केस में ये पर मंथ 160 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं। हर एक पर्सन जो है मिनिमम 5 फाइनेंशियल एडवाइजर से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो कम्प्लीटली जोपार्डाइज्ड है, कम्प्लीटली कोलैप्स्ड है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, ट्रांजैक्शंस का पता नहीं है, कोई एडवाइज़र फ़ोन नहीं उठाता है, कोई किस तरह का एटीट्यूड है, कोई 12वीं पास है, कोई MBA है, बट देयर इज़ हेल लॉट ऑफ एंट्री केसेस, जिसकी वजह से 5 फाइनेंशियल एडवाइजर्स के चक्कर में एक अभिमन्यु फंसा हुआ है जो कि एक कस्टमर है। एडवाइजर क्वालिटी इज़ वेरी पुअर एंड अप्रोच इज़ प्रोडक्ट सेलिंग सेंट्रिक। बहुत पुअर क्वालिटी के, बहुत ट्रेंड नहीं है ये एडवाइज़र्स। आपका पैसा 5 लाख रुपए का हो इनकम है और आपकी 50 लाख की इनकम है, इन्होंने कभी अपग्रेड नहीं किया, कभी सर्टिफिकेशंस नहीं लिए, कभी हायर एजुकेशन नहीं लिया ताकि वो बड़े पैसे को कैसे मैनेज करें वो सीख सकें, और इनका हमेशा अप्रोच ये रहता है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच के आएँ जब भी वो मीटिंग करते हैं। तो ये प्रोडक्ट सेलिंग सेंट्रिक अप्रोच जो है वो सही नहीं होती है वेल्थ क्रिएशन के लिए। हर दिन हमें 3 स्पैम कॉल्स मिलते हैं जिसमें अधिकतर फाइनेंस से रिलेटेड होती है, और ये स्पैम कॉल्स की वजह से लाखों रुपए का नुकसान होता है। कभी हमने सुना है न्यूज़पेपर में कि फलाने ओल्ड पर्सन के अकाउंट से 50 लाख निकल गए, शेयर मार्केट में किसी ने 43 लाख रुपए गंवा दिए। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इन स्पैम कॉल्स की वजह से आती है। अनड्यू मार्केटिंग कॉल्स आती है लोन्स के लिए, जिसमें यंगस्टर्स आजकल फंस जाते हैं। वो एक क्लिक पे उनको लोन मिल जाता है और बाद में पता चलता है कि कितने उनके चार्जेस काट लिए गए, कितना उनका इंटरेस्ट रेट है, कैसे वो उसको पे करेंगे, वो सब चीज़ें जो है उनके आउट ऑफ दी स्पेस चली जाती है और फिर वो डिफ़िकल्टी में फंस जाते हैं। तो ये स्पैम कॉल्स एवरीडे हर इंडियन को झेलनी पड़ रही है। 95% ऑफ ग्लोबल स्कैम कॉल्स जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में कितना बड़ा एक स्कैम कॉल का पूरा नेटवर्क चल रहा है, जो बाहर की कंट्रीज़ को में तो काम कर ही रहा है, लेकिन इंडिया में भी वो हर इंडियन को टारगेट कर रहा है। और यहाँ पे हमारे सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसके ऊपर उनकी सेंध, उनकी नज़र हमेशा रहती है। कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है कि सेविंग कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करना है और उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है, कोई गोल बेस्ड प्लानिंग नहीं है। इसीलिए वेल्थ कोच की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी होती है। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से काम नहीं चलता है, कस्टमर को इन सब चीज़ों में भी हेल्प चाहिए। तो अब वेल्थ कोच अगर हमने स्टार्टअप शुरू किया तो उसकी अर्निंग कहाँ से आएगी? तो सबसे पहले पहली जो अर्निंग है वो है कंसल्टेंसी फीस। क्योंकि जब इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम हैंडल कर रहे हैं प्रोडक्ट सेल के अलावा, तो हम अपनी एक्सपर्टीज़ उसमें डेवलप करेंगे और उस एक्सपर्टीज़ को कंसल्टेंसी के फॉर्म में कस्टमर्स को देंगे ताकि वो अपना वेल्थ मैनेजमेंट ढंग से कर सके। उसके लिए हम कंसल्टेंसी फ़ीस चार्ज करेंगे, जो मिनिमम 25,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक हम चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका क्लाइंटेल किस टाइप का है। फिर उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे होंगे, जैसे कि मैंने बताया हर कस्टमर मिनिमम 5 एडवाइज़र से घिरा हुआ है, जैसे कि एक बैंक मैनेजर, एक LIC का एजेंट, एक म्यूचुअल फंड का एजेंट, कोई एक FD/RD का, कोई उसका दोस्त है। इस तरह से मिनिमम 5 एडवाइज़र से वो घिरा हुआ है। तो उसके पोर्टफोलियो में किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो रखी है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ले रखे हैं, उनको एक पेज पे लाना, पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, उसको गोल के साथ में अलाइन करना, वो सारी चीज़। तो यहाँ पे भी हम उससे फीस चार्ज कर सकते हैं। फिर हम ऑर्गेनाइजेशंस में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स कर सकते हैं, जहाँ पर हम ये सब चीज़ें जो है कंसल्टेंसी के फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन से पेमेंट ले सकते हैं, या इंडिविजुअल बेसिस पे भी हम पेमेंट ले सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो अपने एम्प्लॉई के बेनिफिट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इस तरह के सेमिनार्स, वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स करती है। फिर जब हम एक्सपर्ट कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू पब्लिश अ बुक ऑल्सो, जिसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। और किस तरह की जो मैनेजमेंट सर्विसेज, तो इनके सेलिंग से भी आपको जो है अर्निंग होती है एज अ वेल्थ कोच। एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो सोल्ड एट योर एंड, बिकॉज वेल्थ कोच जो रेकमेंड करता है दैट
is available in the market, but wealth coach की services with the product will be only available when he purchases the product from the wealth coach only. So product sales से भी आपका revenue stream आता है। तो ये 4 से 5 अलग अलग revenue stream से आप अपना earning model create कर सकते हैं as a wealth coach. Now growth model of wealth coach. So starting with कि सबसे पहले फर्स्ट 3 महीने में जब आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो बिजनेस मॉडल आपको क्रिएट करना है, जिसमें देयर विल बी अ फ्रेमवर्क जो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। करीब पूरे साल में 1.5 लाख तक आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर्स पे खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स लगते हैं, तो वो आपको अपने एंड पे परचेज करने हैं। तो इतना आपको एस्टिमेट रखना है कि इतना आपको बिजनेस मॉडल क्रिएशन में खर्चा करना पड़ेगा। फिर हम पूरा कैंपेन ये उस पर बिल्ड करेंगे कि पहले 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे हम आ जाएं। तो 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम का मतलब है लगभग 24 से 25 लाख रुपए की इनकम पर एनम पे अगर हम आ जाते हैं तो हम फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। और फिर हम अगले 5 साल में अगर हमारी इनकम को 10 लाख पर मंथ पे ले आते हैं, चाहे वो पहले साल में ले आए, चाहे दूसरे में ले आए, चाहे तीसरे में ले आए, चाहे चौथे में, लेकिन मैक्स टू मैक्स 5 साल में, तो हम नेशनल वाइड स्टार्टअप लॉन्चिंग के ऊपर जा सकते हैं और नेशनल वाइड अपना ऑपरेशन चालू कर सकते हैं और साथ ही साथ वेंचर कैपिटल फंडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका ग्रोथ मॉडल होगा एज अ वेल्थ कोच। प्रीरिक्विजिट्स एंड एलिजिबिलिटी फॉर वेल्थ कोच स्टार्टअप। देखिए, अगर वेल्थ कोच स्टार्टअप में आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, उनको पूरा किए बिना आप इस पे नहीं आ सकते हैं। तो कैरिंग ए बिजनेस माइंडसेट, जो लोग सैलरी माइंडसेट से हैं प्लीज़ वो लोग यहाँ एंटर ना करें, क्योंकि यहाँ बिजनेस माइंडसेट चाहिए। ऐसे ही लोग वेल्थ कोच स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी मस्ट है, रीड राइट एंड स्पीक, तीनों लेवल पे आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। एक्सीलेंट अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है, बट एक सिंपल अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और रीड कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन, दैट विल वर्क। एटलीस्ट ग्रेजुएशन एंड पीजी प्रिफर्ड, आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और पीजी होनी चाहिए। मिनिमम ग्रेजुएशन है, बट अगर पीजी है तो बहुत ही बढ़िया है, दैट विल बी एडवांटेज टू यू। सोशल मीडिया फ्रेंडली होना चाहिए, कैमरा शाई नहीं होना चाहिए, फेसबुक शाई नहीं होना चाहिए, लिंक्डइन शाई नहीं होना चाहिए, इंस्टाग्राम शाई नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑल दी एक्टिविटी विल बी डूइंग ऑन डिजिटल बेसिस। सो सोशल मीडिया का यूज़ किए बिना हम वेल्थ कोच का स्टार्टअप क्रिएट नहीं कर सकते। एंड एबिलिटी टू स्पेंड 1.5 लाख इन सेटअप कॉस्ट, जो मैंने अभी बताया पिछले स्लाइड में कि अराउंड 1.25 to 1.5 लाख आपको स्पेंड करना पड़ेगा अपना सेटअप क्रिएट करने में। सो दिस इज़ हाउ आई हेल्प माई वेल्थ कोचेस। मैंने उनके लिए पूरा वेल्थ कोचिंग प्रोग्राम बनाया है, जिसमें सबसे पहले मैं निश क्लैरिटी पे फोकस करता हूँ, क्योंकि आप अगर जो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है अगर वही चीज़ करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको मार्केट में जगह नहीं मिलेगी। वो क्राउडेड मार्केट है, वो ब्लीडिंग मार्केट है, वहाँ मार्जिन्स नहीं है और वहाँ बहुत लंबे समय के बाद प्रॉफिटेबिलिटी आती है। लेकिन जब आप निश डाउन करते हैं, एक पर्टिकुलर स्मॉल सेगमेंट पे फोकस करते हैं जो लार्ज एनफ है, लेकिन वो उसको जो ऑफरिंग आप देते हैं वो ऑफरिंग अवेलेबल नहीं होती कहीं भी मार्केट के अंदर, तो वो निश जो सेगमेंटेशन है वो मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप अपने उस सेगमेंट के एक्सपर्ट हो और आपका कंपटीशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए। फिर है उसके बाद ऑनलाइन बजट ब्लूप्रिंट। देखिए, लोग कहते हैं कि हम इस इन्वेस्टमेंट मार्केट में बहुत दिक्कत है। दिक्कत इन्वेस्टमेंट में नहीं है, दिक्कत लोगों को सेविंग करनी नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने एक्सक्लूसिव 25 टूल्स डेवलप किए हैं जो किसी भी कस्टमर को बजट एलोकेशन करने में हेल्प करते हैं, सेविंग्स मैनेज करने में हेल्प करते हैं, सेविंग्स को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। तो इनकी 25 टूल्स की, एक्सक्लूसिव टूल्स की मैं आपको एक्सेस दूंगा, जिसको आप अपने कस्टमर्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं और उन अपना जो है एज एन एक्सपर्ट लेवल आप जो है अपना ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, उसके पास स्टेथोस्कोप होता है जांचने के लिए, बीपी की मशीन होती है, कोई भी पेशेंट आता है तो वो सब चीज़ों से गुजरता है, थर्मामीटर होता है,
ठीक है, और वो रीडिंग्स लेते हैं। तो इसी तरह से जब हम अपने टूल्स को यूज़ करेंगे, फिन टूल्स को यूज़ करेंगे, तो एक तरह से कस्टमर का पूरा डायग्नोसिस समझ में आ जाता है, उसका वेल्थ पोजीशन समझ में आता है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो किस डिफ़िकल्टी में, वो सब चीज़ें जब ट्रैक हो जाती है तो उसके बाद फिर हम उसको जो है नेविगेट कर सकते हैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। पर जब हम बात करते हैं ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में हमें सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ेंगे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, सब पे। तो उन पे ट्रैफिक कैसे लाना है, उन पे लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है, लोगों को वेबिनार्स में कैसे बुलाना है, सेमिनार्स में कैसे बुलाना है, लीड्स कैसे मैनेज करनी है, लीड्स को अट्रैक्ट कैसे करना है, तो वो सारा जो है मॉड्यूल मेरा इंटरनेट ट्रैफिक मॉड्यूल है, उसके अंदर है। जब आपके पास कस्टमर बिल्टअप होने शुरू हो जाएंगे, तब आपको CRM की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो टूल है जिससे हम अपने रेफरेंस, रिकमेंडेशन एंड रीपरचेज बढ़ा सकते हैं। और कोई भी बिजनेस अगर स्ट्रांगली ग्रो होता है, स्टेडली ग्रो होता है, तो वो उसकी कस्टमर लॉयल्टी के बेस पे होता है। और जब कस्टमर लॉयल्टी बिल्ट होती है, तब आपको रेफरेंस, रीपरचेज और रिकमेंडेशन से 90% तक बिजनेस मिलता है। तो आपको नए कस्टमर्स को चेज करने के लिए मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। तो ये CRM टूल बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 6 से 7 हज़ार रुपये पर एनम का खर्चा आता है, लेकिन ये आपको मिलियंस ऑफ बिजनेस लाके दे सकता है अगर आप इसको इफेक्टिवली यूज़ करें। फिर उसके बाद है वीकली मास्टरमाइंड मीटअप। जब हम बिजनेस मॉडल डेवलप करते हैं, हमें रेगुलर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो आई होल्ड मास्टरमाइंड मीटिंग्स एवरी वीक, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे आ सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। और उसके अलावा 1-to-1 मीटिंग भी मैं होल्ड करता हूँ वीक में एक बार, जहाँ पे आप 1 से 1.5 घंटा मेरे से बात करके अपने पर्सनल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं जो बिजनेस में आ रहे हैं आपको, जिसमें और कोई नहीं होगा, आप और मैं ही उसको डिस्कस करेंगे। सो यू हैव नो मतलब कोई आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी दिक्कत आ रही है, वो हम इस मास्टरमाइंड मीटअप में या 1-to-1 मीटिंग में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हम काम करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से ओवरवेल्म हो जाते हैं, तो एक्चुअली हमें बिजी लगता है, लेकिन हम एट द एंड ऑफ द डे देखते हैं हम इतने प्रोडक्टिव नहीं है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट कभी किसी ने नहीं सिखाया। सो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा, ताकि आपको हायर प्रोडक्टिविटी मिले और कम टाइम में ज़्यादा आप प्रोडक्टिव, ज़्यादा कमाई कर सके, ज़्यादा इनकम जनरेट कर सके। तो ये है मेरा पूरा ऑनलाइन फाइनेंशियल एडवाइजरी का वेल्थ कोच का मॉड्यूल, जिसके ऊपर मैं आपको कैसे इंडक्ट करता हूँ वो आप आगे समझेंगे। सो हाउ आई बिल्ड वेल्थ कोच। तो सबसे पहले जब अगर आप इंटरेस्ट शो करते हैं, तो पहले मैं एक 1-to-1 90 मिनट्स की मीटिंग लेता हूं आपके साथ में, जिसमें मैं कंप्लीट बिजनेस मॉडल को डिस्कस करूंगा। तो 90 मिनट का समय अपने को लगेगा उस डिस्कशन में, जिसमें आप और मैं बैठ के उस पूरे बिजनेस मॉडल को पहले समझेंगे। अगर उसके बाद में इफ़ यू आर रेडी टू गो अहेड एंड यू हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स एंड यू वांट टू मूव अहेड विद द बिजनेस मॉडल, देन आई विल रजिस्टर यू इन माई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है स्कूल ऑफ सक्सेस मनी एंड वेल्थ। तो उसमें मैं आपको रजिस्टर करूंगा और आपको उसकी एक्सेस दूंगा। उसके बाद आपको 100 डेज बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट चैलेंज में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसमें 100 डेज के अंदर हम अपना कंप्लीट बिजनेस मॉडल जो डिजिटली होगा वो कंप्लीटली बिल्ड करेंगे। इसमें आपको 100 ऑप्ट इन कस्टमर लिस्ट मिलेगी, मतलब 100 से लेके 1000 तक की ऑप्ट इन कस्टमर लिस्ट, मतलब जो कस्टमर्स ने चला के आपको अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और नाम बताया है। तो हम कोई स्पैमिंग नहीं का कोई चांस रहता ही नहीं है। इन 100 से 1000 कस्टमर्स को जो हमारा पहला बेस बनेगा, और उसी से हम आगे बिल्डअप करते जाएंगे, और उससे आगे बढ़ते बढ़ते हमें सिर्फ 15 से 20 हज़ार लोग चाहिए जो हमारे रेगुलर इंटरेक्शन में रहेंगे, और उसी से हम हर साल जो है हमारे कस्टमर्स को हम कन्वर्ट करते रहेंगे। डिजिटल बिजनेस मॉडल विथ 100 डिजिटल एसेट्स। आपके पास 100 से ज़्यादा डिजिटल एसेट्स रेडी हो जाएंगी, और आप अपना फर्स्ट 1 लाख का अर्निंग कर चुके होंगे 100 डेज के बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट। तो आपका पहला 1 लाख का अर्निंग भी इसी 100 डे चैलेंज में कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू बुक 1-to-1 90 मिनट Google Meet, personally 1-to-1 or on this particular wealth coach
business model that I call online financial advisory mastery. तो आप इस नंबर पे जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और फिर मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा जो मेरा कैलेंडली अपॉइंटमेंट लिंक है। उस पे जाकर के आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके जो है अपनी मीटिंग बुक कर सकते हैं। उस डेट एंड टाइम पे आपको एक गूगल मीट का लिंक आ जाएगा, उससे आप मेरी मीटिंग ज्वाइन करेंगे और फिर 90 मिनट्स में हम ये समझेंगे कि कैसे जो है आप ये बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये रेजोनेट करता है देन वील मूव अहेड and will start your journey of your own fintech startup. So thank you very much friends. You note down the number or take a screenshot of it, and if you have any questions please tell me.